हेलो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ 10वीं कक्षा का हिंदी भाषा भाषियों के लिए गणित का और एक नया वीडियो जो मुझे लगता है ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और आज मैं जो देने वाला हूँ वो है समकोणीय समानांतर षटफलक के बारे में, जो कि तुम्हारे किताब का 4था नंबर चैप्टर का है। तो समकोणीय समानांतर षटफलक या आयत घन, जिस घन वस्तु का प्रत्येक तल आयताकार एवं विपरीत तलों की लंबाई एवं चौड़ाई समान एवं संगत तल एक दूसरे के ऊपर अगर लंब होता है तब उसे कहते हैं समकोणीय समानांतर षटफलक या आयत घन। जैसे हम ईंटा है, ईंट देखते हैं, कंपास बॉक्स देखते हैं, किताब देखते हैं, ये सब एक एक उसके उदाहरण हैं। ये देखो, जो लास्ट वाला चित्र है उसका प्रत्येक तल एक एक आयत चित्र है, और जो भी जितने भी तल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लंबवत है। आमने सामने वाले केवल उस एक दूसरे के साथ समानांतर हैं, लेकिन पास पास वाले उसके साथ लंबवत हैं। चित्र में समकोणीय समानांतर षटफलक ABCD आयताकार के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर आयताकार भुजा की भुजाओं में से एक भुजा AB, उसको उसका कहा जाता है लंबाई। दूसरी भुजा है BC, उसको कहा जाता है चौड़ाई। तीसरी भुजा है BE, जिसको कहा जाता है समकोणीय समानांतर षटफलक की ऊंचाई। तो समकोणीय समानांतर षटफलक या आयत घन का जो तीन भुजा, एक होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को समकोणीय समानांतर षटफलक की भुजाएं कहते हैं। वैसे ही तो समकोणीय समानांतर षटफलक की तीन भुजाएं हैं, एक है लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। तीन भुजा इसका मतलब गिनती में तीन नहीं है, गिनती में तो चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, लेकिन इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। उस हिसाब से इसकी केवल तीन भुजाएं हों। इसकी तलों की संख्या जो आपस में जुड़े हुए हैं वो है 6 तल। समकोणीय समानांतर षटफलक के तल एक दूसरे को एक सरल रेखाखंड के रूप में काटते हैं, जिसको उसका किनारा कहा जाता है। तो किनारों की संख्या हो गई 12, जो मैं पहले बोल रहा था कि भुजाएं, जो उसी को कहा जाता है वो भुजा। तो 12 किनारे हैं तो 12 भुजा, उसमें से 4 भुजाओं को कहा जाता है लंबाई, 4 को कहा जाता है चौड़ाई और 4 को कहा जाता है ऊंचाई। समकोणीय समानांतर षटफलक के किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें कहा जाता है शीर्ष बिंदु। तो इसके कितने शीर्ष बिंदु हैं? 8। हम गिन के देखेंगे तो इसके शीर्ष बिंदु की संख्या है 8। फिर से हम चित्र में ABCD, EFGH, BCFE, ADGH नामकरण केवल किया गया है, वो तलों का नामकरण कि कौन कौन सा तल है। सामने में हमको एक दिख रहा है CDGF, वो एक तल है। पीछे तरफ ABEH एक, नीचे में ABCD, ऊपर की तरफ EFGH, बाएं तरफ ADGH, दाएं तरफ वैसे ही BCFE। तो ऐसे करके हमारे पास 6 तल हैं। कितने किनारे हैं? सभी किनारों का नाम AB, BC, CD, DA, फिर EF, FG, GH, HE, फिर AH, DG,
CF एंड BE, ऐसे करके 12 किनारे हैं। इसके शीर्ष बिंदु A, B, C, D, E, F, G, H 8 शीर्ष बिंदु हैं। और इसमें से जो मैंने पहले बताया कि 4 किनारों को लंबाई, 4 किनारों को चौड़ाई और 4 किनारों को ऊंचाई कहते हैं, वही AB, CD, HE और GF ये हो गए लंबाई, AD, BC, HG, EF ये हो गए चौड़ाई, एवं AH, DG, BE, CF ये हो गए ऊंचाई। अब समकोणीय समानांतर षटफलक या आयतघन का क्षेत्रफल, इसमें 6 तलों का क्षेत्रफल का योगफल होगा। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। आयतघन का 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसे हम एक घर के चारों दीवारों का अगर लेंगे तो उसका क्षेत्रफल होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन अगर हम पूरे घर का माने फर्श और छत और चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मांगेंगे तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। घन, जैसे मैंने बताया आयत घन, वैसे घन, घन माने जिस समकोणीय समानांतर षटफलक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान हो उसे कहते हैं घन। तो घन का क्षेत्रफल 6 तलों का क्षेत्रफल का योग, प्रत्येक क्षेत्र एक एक वर्ग क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो 6 तलों का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा गुना भुजा, तो 6 गुना भुजा का वर्ग। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा 4 गुना भुजा का वर्ग, यह आधार की परिसीमा गुना ऊंचाई। फिर आयतघन का विकर्ण, चित्र में AE, BH, DF, CG आयतघन के विकर्ण, उसके अंदर के 4 विकर्ण होते हैं। वैसे ही उसकी विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग का वर्गमूल। वैसे ही अगर घन का हम विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो भुजा का वर्ग जोड़ भुजा का वर्ग जोड़ भुजा का वर्ग का वर्गमूल, माने 3 गुना भुजा का वर्ग का वर्गमूल। 3 का वर्गमूल √3 गुना भुजा का वर्ग का वर्गमूल हो गया भुजा, तो √3 गुना भुजा। अब समकोणीय समानांतर षटफलक या आयतघन का आयतन, आयत का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह आयतघन का आयतन। वैसे ही अगर घन का आयतन निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल एक वर्ग है, आधार एक वर्ग है तो भुजा गुना भुजा, ऊंचाई को भी वो भी एक भुजा है तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा समान भुजा का क्यूब। अब एक प्रश्न हम बनाते हैं कि एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बृहत्तम सबसे बड़ा कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है ज्ञात करें। तो एक घर जो समकोणीय घनाकार घर है या आयत घन हम बोल सकते हैं, तो उसमें सबसे बृहत्तम लंबा डंडा कहाँ रखा जा सकता है, उसका विकर्ण। तो एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको L 5 मीटर, B 4 मीटर, H 3 मीटर दे दी गई है। तो उस और मैंने पहले ही बताया कि उसकी सबसे लंबी दूरी होगा उसका विकर्ण, और उसका विकर्ण का लंबाई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था लंबाई का वर्ग चौड़ाई का जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग का वर्गमूल। तो 5 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग का वर्गमूल समान 50 का वर्गमूल समान 5√2 मीटर। तो सबसे बड़ा लंबा डंडा जो वहाँ रखा जा सकता है उसकी लंबाई है 5√2 मीटर। ठीक है, तो बहुत आसान है।
अब और एक प्रश्न बनाते हैं। एक आयताघनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ए बी सी लिया गया है तथा ए प्लस बी प्लस सी का योग है 25, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का योग है 240.5। तो उस घर में सबसे बड़ा कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। फिर वही प्रश्न कि उसका विकर्ण। तो यहाँ पर हमको उसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या है? लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग का वर्गमूल। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ए बी सी लिया हुआ है, तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें क्लास 8 का फॉर्मूला से पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर समान ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग घटाओ 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो उसमें केवल उसका हम मान डाल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 25 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 240.5। तो डाल दिए, तो रूट ओवर ऑफ 625 घटाओ 481 समान रूट ओवर ऑफ 144 समान 12 इकाई। तो सबसे बड़ा लंबा डंडा जो रखा जा सकता है उसका लंबाई होगा 12 इकाई। बहुत ही आसान है। चलो और एक प्रश्न करते हैं कि एक घन का विकर्ण का लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से उसका समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ विकर्ण की लंबाई दे दी गई है। अगर विकर्ण की लंबाई हम देखें तो उसका फॉर्मूला था √3 गुना भुजा। तो √3 गुना भुजा समान 4√3। तो भुजा समान √3 कट गया 4 सेंटीमीटर। अब घन का समग्र तल का क्षेत्रफल हमें पता है 6 गुना भुजा का वर्ग समान 6 गुना 4 का वर्ग। तो 16 गुना 6 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो उस घन का समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं और एक प्रश्न। एक समकोणीय चाय के बॉक्स की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर और 5.4 डेसीमीटर है। चाय से भरे बॉक्स का वजन 52 किलोग्राम 350 ग्राम है और किंतु खाली अवस्था में बॉक्स का वजन है 3.75 किलोग्राम। तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पर चाय का बॉक्स एक दिया हुआ है जो कि समकोणीय या समानांतर षटफलक है या आयत घन है, जिसका लंबाई 7.5, चौड़ाई 6 डेसीमीटर और ऊंचाई 5.4 डेसीमीटर। बॉक्स का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 7.5 गुना 6 गुना 5.4 गुना करने पर आया 243 घन डेसीमीटर। खाली अवस्था में बॉक्स का वजन है 3.75 किलोग्राम और चाय से भरे बॉक्स का वजन है 52 किलोग्राम 350 ग्राम। तो 52.35 किलोग्राम। तो चाय से भरे बॉक्स का वजन अब हो गया 52 किलोग्राम 350 ग्राम, तो 52.35। तो चाय का वजन हो गया बॉक्स, चाय से भरे बॉक्स का वजन से हम खाली बॉक्स का वजन घटा देंगे। तो 52.35 घटाओ 3.75 समान 48.60 किलोग्राम। तो 48.60 किलोग्राम समान 243 घन मीटर चाय। तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन होगा 48.60 बटे 243। तो इसके ये हो गया अब मेरा 486 बटे 243 गुना 10 समान 1/5 किलोग्राम। तो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन हो गया 1/5 किलोग्राम, या उसको अगर ग्राम में हम लिखें तो 1000/5 समान 200 ग्राम। तो बहुत ही आसान है। चलो और एक प्रश्न बनाते हैं। एक घनाकार जल से भरे हौज के समान माप के 64 बाल्टे से जल निकाला गया, तो हौज का 1/3 भाग अब भी जल से भरा हुआ है।
यदि हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी में कितना जल आता है? तो हमने 64 बाल्टी से पानी निकाला, तो हौज का 2/3 भाग जल उससे निकल गया। 1/3 भाग वापस उसमें भरा हुआ बाकी है, तो 2/3 भाग निकल गया। तो उसी को ही हमको यूज़ करना है कि घन आकृति का हौज का भुजा की लंबाई है 1.2 मीटर, तो उसका आयतन कितना होगा भुजा का क्यूब। तो 1/1.2 का क्यूब समान 1.728 घन मीटर। घन आकृति के हौज का आयतन और 1 घन मीटर समान होता है 1000 लीटर, तो इसीलिए 1.728 समान हो गया 1728 लीटर। इतना पानी उसमें हौस में आता है। 64 बाल्टी में जल का परिमाण होगा 1 घटाओ 1/3, वो जो मैंने बताया था कि 2/3 भाग जल हमने निकाल लिया है। तो 2/3 गुना घन आकृति के हौस का आयतन, तो 2/3 गुना 1728 समान 1152 लीटर। तो 64 बाल्टी में हमने 1152 लीटर पानी निकाला। तो एक बाल्टी में जल का परिमाण कितना होगा 1152/64 समान 18 लीटर। तो वहाँ पर एक बाल्टी में हमारे पास कितना पानी आया था 18 लीटर। ठीक है, और एक प्रश्न बनाते हैं। 48 मीटर लंबी एवं 31.5 मीटर चौड़ी एक नीची जमीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करने के लिए 5 से 27 मीटर एवं 18.2 मीटर चौड़ी जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली गई, तो गड्ढा कितना गहरा खोदना पड़ेगा? तो मिट्टी जो हम खोदेंगे वहाँ से जो निकालेंगे उसका आयतन और जहाँ पर हम मिट्टी जो डालेंगे उसका आयतन दोनों बराबर होगा। तो देखो, जमीन की लंबाई है 48 मीटर और चौड़ाई है 31.5 और उसका ऊंचाई है 6.5 डेसीमीटर समान 0.65 मीटर। उसको ऊंचा करना है, तो उसका आयतन कितना होगा? अच्छा, और साथ में दिया हुआ है गड्ढे का लंबाई 27 मीटर, उसका चौड़ाई 18.2 मीटर, मान लो ऊंचाई है उसका h मीटर। तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों का आयतन माने जमीन का आयतन और उधर मिट्टी का आयतन दोनों समान हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई समान 48 गुना 31.5 गुना 0.65 घन मीटर। और गड्ढे के मिट्टी का आयतन भी वही होगा 48 गुना 31.5 गुना 0.65 और गड्ढे का मिट्टी का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 27, चौड़ाई है 18.2 और ऊंचाई को हम ले लिए हैं h। तो 27 गुना 18.2 गुना h समान 48 गुना 31.5 गुना 0.65। तो h का मान हो गया 48 गुना 31.5 गुना 0.65 बटे 27 गुना 18.2। जब उसको समाधान करेंगे सब काट पीट करके निकला h समान 2 मीटर। तो हमको 2 मीटर का गड्ढा खोदना पड़ेगा। ठीक है, और एक प्रश्न। 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है, उन तीनों को गलाकर एक नया ठोस घन तैयार किया गया, तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? मैंने जो 3 घन हमको दिए गए हैं जिनका भुजा 3, 4 और 5 है, उनको गलाकर माने उनका आयतन को मिला करके और एक नया बड़ा घन बनाया गया। तो बड़ा घन का आयतन और तीनों घनों का आयतन का योगफल बराबर हो गया, तो उसका हमको उसका भुजा निकालना है। तो प्रथम घन का आयतन कितना? भुजा का क्यूब माने 3 का क्यूब 27 घन सेंटीमीटर। द्वितीय घन का आयतन 4 का क्यूब माने 64 घन सेंटीमीटर। वैसे ही तृतीय घन का आयतन 5
5 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा गया, 5 का क्यूब समान 125 घन सेंटीमीटर। अब तीनों घनों को गलाकर एक नया ठोस घन तैयार किया गया, तो नया घन का आयतन हो गया 27 जोड़ 64 जोड़ 125 समान 216 घन सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा का क्यूब समान 216, 216 को हम 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 का क्यूब, तो भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, मुझे आशा है कि यह वीडियो सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर सबको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।